हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदर्श कुमार अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर टैग कोचिंग सेंटर पे आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बायोलॉजी क्लास 10 का बायोलॉजी लेसन 2 श्वसन चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा, सबसे पहले श्वसन को इंग्लिश में कहते हैं रेस्पायरेशन, ठीक है। अब देखिएगा कि श्वसन कहते हैं आखिर किसको, श्वसन का मतलब क्या होता है। बोलता है क्या कि बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाता है तथा फिर उसको उपयोग में लाता है। उसे क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। यानी कि देखिएगा, सबसे पहले हम ऑक्सीजन को सबसे पहले वायुमंडल से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद उसके शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचता है। और पहुंचने के बाद क्या होता है कि वो जो ऑक्सीजन है हमारे रक्त के साथ पूरे ब्लड में संचरण करता है, सर्कुलेट करता है। तो यानी कि श्वसन क्रिया हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। देखिएगा, सजीवों का प्रमुख लक्षण होता है क्या चीज, श्वसन क्रिया। जैसे कि सजीव का 5 लक्षण होता है, उसमें से एक ये भी आता है, श्वसन। क्या चीज, श्वसन। यानी कि इसके बिना कोई भी सजीव जीवित नहीं रह सकता है। आप भोजन के बिना रह सकते हैं 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, जल के बिना 1 आध दिन, लेकिन हवा के बिना, श्वसन के बिना 4 मिनट 1 मिनट भी नहीं रह सकते हैं। समझ में आया। तो वही कहता है कि सबसे पहले श्वसन क्रिया के दौरान हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले श्वसन क्रिया के दौरान वायुमंडल से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। और ग्रहण करने के बाद उसको कहाँ भेजते हैं, कोशिकाओं में भेज देते हैं। और भेजने के बाद वो क्या करता है कि श्वसन ऑक्सीजन क्या करता है कि ब्लड के साथ सर्कुलेट करता है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। उसके बाद कहता है कि श्वसन के क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। सबसे पहले देखिएगा कि जब श्वसन की क्रिया हम लोग करते हैं तो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, यानी O2 को ग्रहण करते हैं। और CO2 को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक प्रकार का कैसी है, एंजाइम है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ATP को जैव ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ATP को जैव ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा कि ग्लूकोज उस दिन बताए थे, आज भी है, C6H12O6, इसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज। क्या कहते हैं, ग्लूकोज को हम लोग कहते हैं कोशिकीय ईंधन। क्या कहते हैं, कोशिकीय ईंधन कहा जाता है, ठीक है ना। ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। अब देखिएगा कि श्वसन की क्रिया को समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। हम लोग पहले पढ़े थे प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण, उसके बाद पढ़ रहे हैं क्या चीज, श्वसन का निम्नांकित समीकरण, ठीक है ना। अब देखिएगा, C6H12O6 प्लस 6CO2 और एंजाइम की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनाता है, 6CO2। क्या बनाता है, 6CO2 प्लस 6H2O और कैसे का निर्माण करता है, ऊर्जा यानी कि एनर्जी का निर्माण करता है, ठीक है ना। तो श्वसन क्रिया के दौरान क्या क्या नए पदार्थ के रूप में बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कैसे बनता है, जल, और क्या बनता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिएगा कि श्वसन 2 भागों में बटा होता है। कितने भाग में बटा होता है, 2 भागों में बटा होता है। कौन कौन, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन क्या होता है, सिर्फ उसको समझिएगा कि जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में पूर्ण होता है, या फिर इसको जब पढ़ेंगे तो वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में पूर्ण हो। क्या हो,
ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में पूर्ण हो वह क्या कहलाता है? अवायवीय श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? अवायवीय श्वसन कहलाता है। अब देखिएगा कि वायवीय श्वसन क्या होता है? जो वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में पूर्ण होता है। किसके उपस्थिति में? ऑक्सीजन के उपस्थिति में पूर्ण होता है, उसे क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है। अब देखिएगा कि अवायवीय श्वसन श्वसन का प्रथम चरण होता है। कैसा चरण होता है? प्रथम चरण होता है। ठीक है ना बाबू। अब आगे देखिएगा। अब देखिएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज कैसे कैसे टूटता है, कौन कौन सा कहाँ कहाँ टूटता है और कितने चरण में टूटता है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 C6H12O6 C6H12O6। हम देखिएगा जब ग्लूकोज पहला प्रथम चरण में टूटता है तो पायरुवेट और एटीपी यानी कि ऊर्जा का निर्माण करता है। किसका? पायरुवेट प्लस एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। उसके बाद देखिएगा कि जब पायरुवेट ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में क्या बनाता है? एथेनॉल प्लस CO2 बनाता है। और कहाँ पे बनाता है? ईस्ट में बनाता है। कहाँ पे बनाता है? ईस्ट में बनाता है। ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा कि जब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में पायरुवेट टूटता है तो क्या चीज बनाता है? एथेनॉल प्लस CO2 यानी कि एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा कि O2 के अभाव में कहाँ पे? पेशी कोशिकाओं में क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल बनाता है। उसके बाद क्या कहता है कि O2 के अनुपस्थिति में कैसे बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या चीज? O2 के अनुपस्थिति में क्या चीज बनाता है? CO2 प्लस H2O और प्लस में क्या बनाता है? ऊर्जा। और कहाँ पे बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी कि पायरुवेट जो होता है 3 चरण में टूटता है। एक और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कहाँ टूटता है? ईस्ट में। जो कैसे का निर्माण करता है? एथेनॉल प्लस CO2 का। किस चीज का? एथेनॉल प्लस CO2 का निर्माण करता है। उसके बाद कहता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कहाँ पे टूटता है? माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है तो किस चीज का निर्माण करता है? CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा का निर्माण करता है। और उसके बाद क्या कहता है कि O2 के अभाव में कहाँ पे टूटता है? पेशी कोशिकाओं में टूटता है। कहाँ पे? पेशी कोशिकाओं में टूटता है। जो क्या चीज का निर्माण करता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। क्या चीज का? लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा कि पायरुवेट O2 के अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं CO2 में परिवर्तित हो जाता है। किसके? O2 के अनुपस्थिति में क्या चीज? एथेनॉल एवं CO2 में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? किण्वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किण्वन कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि किण्वन किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि जब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में एथेनॉल एवं CO2 का निर्माण होता है उस क्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। एक ठो क्वेश्चन समझिएगा कि हमारे पेशियों में दर्द कैसे उत्पन्न होता है, या फिर क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा आपसे कि जब हम लगातार दौड़ते हैं या चलते हैं तो हमारे पेशियों में दर्द उत्पन्न होता है, क्यों? आखिर क्यों होता है, इसके बारे में देखिएगा। यहाँ पे समझिएगा क्यों होता है। देखिए उस समय जब हम दौड़ते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का अभाव होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का अभाव होता है। और ऑक्सीजन का जब अभाव होता है तो पेशी कोशिकाओं में यानी कि पेशी के जो कोशिका होता है, जब कोशिकाओं होता है ना कोशिका, उसमें क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या चीज बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। जो क्या चीज? जिससे हमारे शरीर में ऐंठन या दर्द उत्पन्न होता है। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत? अब देखिएगा VVI क्वेश्चन जो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, अवायवीय एवं वायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करें।
अवायवीय एवं वायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करें, जो अधिकांशतः पूछता है 10th के एग्जाम में, हर एक बार पूछ देता है, ठीक है ना। तो देखिएगा अवायवीय श्वसन O2 के अनुपस्थिति में होता है। कहाँ होता है? O2 के अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। उसी तरह उसके विपरीत अगर चलते हैं तो वायवीय श्वसन O2 के उपस्थिति में होता है। एक अनुपस्थिति में होता है और दूसरा उपस्थिति में होता है, ठीक है। इसकी पूरी क्रिया कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है ना। तो कहता है कि इसकी पूरी कोशिका, इसकी पूरी क्रिया कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें? अवायवीय श्वसन में। अवायवीय श्वसन की पूर्ण क्रिया, पूरी प्रक्रिया कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन इसमें कहता है कि वायवीय श्वसन में कहता है कि प्रथम चरण कोशिका द्रव में। कहाँ? प्रथम चरण कोशिका द्रव में एवं द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यानी कहने का मतलब है कि वायवीय श्वसन में पूर्ण क्रिया 2 चरण में संपन्न होता है। कितने चरण में? 2 चरण में संपन्न होता है, ठीक है। प्रथम चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और द्वितीय चरण कहाँ? प्रथम चरण कोशिका द्रव में होता है और द्वितीय चरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। और वहां पर देखिए ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ठीक है ना। इसमें कम ऊर्जा मुक्त होती है। क्या चीज? वायवीय श्वसन में, अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है, लेकिन वायवीय श्वसन में ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। क्या चीज? ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लीजिए, देखिएगा कि वायवीय अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन के ऊपर अनुपस्थिति में होता है। किसके? ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। लेकिन वायवीय श्वसन ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। कब होता है? ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। दूसरा में कहता है कि इसका पूर्ण प्रक्रिया कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी कि अवायवीय श्वसन की पूर्ण प्रक्रिया कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन वहीं पे कहता है कि वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव में। प्रथम चरण कहाँ? कोशिका द्रव में, तथा द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है ना। इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। और यहाँ पे ग्लूकोज का क्या होता है? वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। कहता है अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होता है, लेकिन वायवीय श्वसन में ज्यादा ऊर्जा मुक्त होता है, ठीक है। चलिए चलिए लिखिएगा, पौधों में गैसों का आदान प्रदान। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होती है? विसरण क्रिया द्वारा होती है। किस क्रिया द्वारा? विसरण क्रिया द्वारा। आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? तो किस क्रिया द्वारा होती है? विसरण क्रिया द्वारा होता है। पौधों के प्रत्येक भाग अर्थात जड़, तना और पत्ती, जड़, तना और पत्ती, प्रत्येक भाग से श्वसन की क्रिया होती है। इतना बात ध्यान में रखिएगा कि पौधों के प्रत्येक भाग से श्वसन की क्रिया होती है। जैसे जड़, तना और पत्ती सब से होती है। पुराने जो वृक्ष होते हैं वो तना से, पत्ती से और जड़ से, तीनों से श्वसन की क्रिया करते हैं। देखिएगा कि जंतुओं के तरह पौधों में श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। कहता है क्या चीज? कि पौधों में श्वसन होता है किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। लेकिन जंतुओं में श्वसन किसके द्वारा होता है? परिवहन के द्वारा। तो वही कहता है कि जंतुओं के तरह पौधों में श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। इसी तरह से देखिएगा कि एक कोशिकीय जीव में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? कोशिका झिल्ली से विसरण क्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा? कोशिका झिल्ली से विसरण क्रिया द्वारा। आपसे पूछा जाएगा कि एक कोशिकीय जीवों में गैसों के आदान प्रदान के लिए कौन सा अंग होता है? तो कौन सा अंग? कोशिका झिल्ली। और कौन सी क्रिया द्वारा होता है? तो विसरण क्रिया द्वारा। किसके द्वारा? विसरण क्रिया द्वारा। कहता है कि जब जंतुओं में सामान्यतः कितने प्रकार के श्वसन पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सबसे पहले श्वास नलिया, ट्रैकिया, श्वास नलिया, ट्रैकिया, उसके बाद गिल्स, उसके बाद फेफड़ा, उसके बाद
फेफड़ा, ठीक है ना। तीन को कौन कौन, ट्रैकिया, गिल्स और फेफड़ा, तीन तरह के श्वसन अंग पाए जाते हैं सभी जंतुओं में, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि ट्रैकिया के द्वारा श्वसन की क्रिया किसमें होता है, तो कीटों में होता है। किसमें होता है, कीट में होता है, ठीक है ना। अब कहता है कि कीट जैसे कि तिलचट्टा हो गया ना, तिलचट्टा, पतंगी, यानी जितना होता है इस सब के द्वारा क्या होता है कि ट्रैकिया के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। उसके बाद कहता है कि गिल्स के द्वारा श्वसन की क्रिया मछलियों में होता है। किसमें, मछलियों में होता है। जो समुद्र में मछली पाई जाती है, नदी नाला में मछलियां पाई जाती है, उसमें होता है। और अकशेरुकीय जलीय जीव, यानी कि क्या कहते हैं, सीप, घोंघा, इस सब में भी किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है। गिल्स एक ऐसा अंग है जो क्या बोलते हैं, जल में घुलित ऑक्सीजन को क्या करता है, अलग करता है। क्या करता है, अलग करता है। और अलग करने के बाद सिर्फ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, और ऑक्सीजन को ग्रहण कर उसको कहाँ भेज देता है, फेफड़ा में भेजता है। समझ में आया। इसीलिए मछलियां क्या है, जलीय जीव है, और जलीय जीवों के शोषण करने के लिए क्या होता है, कौन सा अंग होता है, गिल्स होता है। कौन सा अंग होता है, गिल्स होता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि फेफड़ा के द्वारा श्वसन की क्रिया मनुष्य, जानवर और पक्षी में होता है। किस में होता है, मनुष्य, जानवर और पक्षी में होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि फेफड़ा के द्वारा हम लोग जो श्वसन की क्रिया करते हैं, हम लोग को श्वसन की क्रिया के लिए कौन सा अंग होता है, कि कौन, फेफड़ा होता है। कौन सा अंग, फेफड़ा के द्वारा हम लोग श्वसन करते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं कि फेफड़ा में लगभग 3 गुना 10⁸ वायु कोष पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, वायु कोष। कितना, 3 × 10⁸ वायु कोष पाए जाते हैं, ठीक है ना। आज भर के लिए इतना ही, ठीक है ना। अच्छा लगे उसको सेव कीजिए, पढ़िए, डाउनलोड कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ आपको पढ़ाई कैसा लगा। जो नहीं समझ में आता है उसको फिर व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो में दिया हुआ रहता है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज भर के लिए इतना ही, ठीक।